Hello friends, we are live now. This is Hamid and welcome to GK GS and Historical. आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आपके बीच लाइव आया हूं जो आपके डिफरेंट एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ये आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये एक सोशल इशू है जिसे आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम ध्यान से सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्याओं पर क्या कहा। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी की लीडरशिप में एक पैनल बैठा और उन्होंने दहेज के कारण जो हत्याएं होती हैं उस पर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट दी। और ये क्लैरिटी ऑफ थॉट धारा 304 बी के अंदर दी गई है। अब ये धारा 304 बी क्या है, तो आइए इसको समझने से पहले दो तीन बातें मैं आपके सामने मेंशन कर देना चाहता हूं ताकि आपको आसानी से ये धारा आपको समझ में आ जाए। हम में से कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है या कोई विदेशी जो यहाँ आए हुआ है, अगर वो कोई अपराध करता है तो उसके अपराधों पर क्या सजा दी जाएगी, ये इंडियन पैनल कोड के अंदर लिख दी गई है। अब ये इंडियन पैनल कोड क्या है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है? क्या ये भारत का संविधान है? जी नहीं, भारत का संविधान हमने तो 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया है, मगर इससे बहुत पहले ही मैकाले के टाइम में 1862 में ही इंडियन पैनल कोड लिख दिया गया था कि किस प्रकार के घटना पर, किस प्रकार के अपराध पर किसको क्या सजा दी जाएगी। ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। फ्रेंड्स, अंग्रेज तो चले गए, मगर अंग्रेज के द्वारा लिखी गई पैनल कोड आज भी फॉलो की जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस समय में भी इंडियन पैनल कोड को लिखने में बहुत ही सोच समझ कर लिखा गया था, बहुत ही डिटेल और बहुत ही उसे विस्तार से लिखा गया था। फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती गई, वैसे वैसे फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1970 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिखा गया जिसे हम CRPC के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, एक सवाल आपके माइंड में आता होगा कि ये अंग्रेज़ इंडियन पैनल कोड के माध्यम से जो बातें लिखी हैं, क्या उसे ये बातें पहले ही पता थी कि भविष्य में, फ्यूचर में आगे चलकर साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो सकती हैं? क्या फ्यूचर में वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो सकते हैं? क्या चाइल्ड राइट अब्यूज़ हो सकते हैं? क्या सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें उसको पहले ही से पता थी जो उन्होंने लिख दी है? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इंडियन पैनल कोड के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो आज तो भी वैलिड है ही है, लेकिन जैसे जैसे नई नई घटनाएं हमारे सामने आती गई, हम नए नए कानून बनाकर उसके अंदर ऐड करते चले गए। अब आइए हम देखते हैं कि धारा 304 बी क्या है। फ्रेंड्स, एक्चुअल में इसके अंदर दहेज की बातें की जाती है। अब ये दहेज क्या है, आप तमाम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि दहेज क्या है, फिर भी आप हमसे सुनना चाहते हैं तो हम बता देते हैं। ऑब्वियस सी बात यह है कि एक लड़का को लगता है कि वो लड़का होकर इस दुनिया पर एहसान किया है, तो ऐसी स्थिति में जब एक लड़की उसके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का खर्च वो पहले ही दे दे, ऐसी ही मानसिकता को हम दहेज कहते हैं। या आपको लगता है कि आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए, आप बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए, और ऐसी स्थिति में आपकी शादी एक नॉर्मल बालिका से की जा रही है और आपको लगता है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है इसकी वैल्यू समाज लगा, इसी को हम दहेज कहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि यही अपेक्षा, यही एक्सपेक्टेशन जो आपके समाज से आपके दिमाग में आई है, ये उस लड़की पर, उस बच्ची पर, उस बालिका पर, उस महिला पर जो शादी करके आपके साथ मैरिज लाइफ गुजारना चाहती है, आपके साथ एक परिवार को बसाना चाहती है, उस पर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ससुराल वालों के द्वारा उस पर तरह तरह के ताने कसे जाते हैं, तरह तरह के ताने मारे जाते हैं कि लड़का तो इतना डिजर्विंग था, तुम्हारे पापा ने एक नारियल देकर के विवाह कर लिए। लड़का तो इतना कामयाब था, तुम्हारे पापा ने कमिटमेंट किया था कि वो गाड़ी में, बाइक में बुलेट गाड़ी देंगे, लेकिन वो हीरो होंडा पकड़ा दिए। तुम्हारे पापा ने कहा था कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी देंगे, लेकिन शादी के टाइम मारुति 800 पकड़ा दिए। तो फ्रेंड्स, यही जो मानसिकता है, ये जो इंसान की मेंटलिटी बनी हुई है,
ये लड़कियों को मेंटल हैरेस करता है, जो वो ताना कसे जाते हैं उस पर, जो ताने मारे जाते हैं, आगे चल कर के बहुत गलत कदम उठाने पर उसे मजबूर किया जाता है। और बहुत ही अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज की व्याख्या करने वाले लोग, हमारे समाज की एक्सप्लेनेशन करने वाले लोगों के नज़दीक मेंटल हैरासमेंट, मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अवसाद का कोई वैल्यू ही नहीं है। वो उस वक्त तक के उस लड़की के साथ डॉरी का मामला नहीं समझते हैं जब तक उसके ससुराल में उसके साथ मार पीट ना कर दी जाए, या उसे जला न दिया जाए, या उसे गला घोट कर मार न दिया जाए। उस वक्त तक वो डॉरी का मामला समझते ही नहीं है उसे। लेकिन आइए हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो व्याख्या करी है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि अवसाद कैसा भी हो, परेशानी कैसी भी हो, वो मानसिक अवसाद भी हो सकता है। अगर मानसिक अवसाद के कारण, अगर मेंटली हैरेसमेंट के कारण, अगर मेंटली टॉर्चरेंस के कारण, दहेज के इन कारनामों की वजह से, इस तरह के तानों की वजह से अगर किसी लड़की की डेथ होती है तो इस तरह के घटना भी वो दहेज हत्या में काउंट की जाएगी। आइए हम देखते हैं कि आईपीसी की धारा 304 बी के अंदर क्या लिखा हुआ है। वेयर द डेथ ऑफ ए वीमैन इज कॉज्ड बाय एनी burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage। यानी अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर उसकी मौत जलने या उसके शरीर पर घाव के कारण से होती है, and it is shown that soon before her death, इस वर्ड को माइंड में रखिएगा, soon before her death, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। She was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for any dowry, such death shall be called dowry death। यानी अगर डॉरी के डिमांड की वजह से उस महिला पर, उस लड़की पर अगर कुछ हरासमेंट की जाती है, अगर कुछ जुल्म ज़्यादती की जाती है, अगर कुछ क्रुएलिटी उसके ऊपर की जाती है और उसकी वजह से उसकी डेथ होती है, तो उस डेथ को हम डॉरी डेथ कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि वो घटना क्या है, वो कौन सी बात है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन सुनाना पड़ा। तो एक्चुअल में 1997 के अंदर बिहार राज्य में एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया, दहेज की वजह से बहुत ही ज़्यादा उसे परेशान किया गया। आजिज़ आकर वो लड़की घर छोड़कर चली गई और घर छोड़ के जाने के 2-3 दिन के बाद उसकी लाश एक नदी के किनारे मिली, उसका शव नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला। तो अब लड़की वालों ने ससुराल वालों पे केस किया, तो कोर्ट ने उस केस को डॉरी डेथ का केस बना दिया। ससुराल वाले पक्ष के जो वकील हैं वो दलीलें देते फिर रहा है कि साहब आप हमारे आदमी को इसमें क्यों कंसीडर कर रहे हैं, जबकि वो लड़की तो खुद से घर छोड़कर चली गई और इस धारा के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सून बिफोर हर डेथ, यानी उसके मरने से जस्ट पहले उसके साथ अगर हरासमेंट की गई है तब इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसमें तो वो लड़की खुद घर से चली गई, तो इनके ससुराल वालों का क्या कसूर है, इनका क्या दोष है। तो इसलिए हमारे आदमी को इस केस से बरी जिम्मा किया जाए और उसे छोड़ दिया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी वजह से जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की बेंच इस पर बैठी और वो पूरी एनालाइज करके जो डिसीजन सुनाया वो बहुत ही अल्टीमेट डिसीजन था। उन्होंने कहा कि बेटा ये लड़की मरना नहीं चाहती थी, इस लड़की को टॉर्चर करके, इस लड़की को ताना मारकर, इस लड़की को मेंटल हैरेस करके मजबूर किया गया इस कदम के उठाने पर। इसलिए अब ये जितनी घटनाएं हैं ना, ये सब सून बिफोर के अंदर ही कंसीडर की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि शादी के 7 साल के अंदर अगर कंटिन्यूअसली ये घटना पाई जाती है कि उसको मेंटली टॉर्चर किया गया हो, मेंटली हैरेस किया गया हो, अगर वो गलत कदम उठा लेती है तो वो सारी चीज़ें जो है ना सून बिफोर के अंदर ही कंसीडर होगी। तब आप लोग समझ लीजिए
वो पहले वाली बात नहीं रही कि जब हम मारेंगे, जब उन्हें जलाएंगे, जब हम उन्हें पीटेंगे, जब या उनके गला दबा करके उसकी हत्या करेंगे तभी दौरी डेथ का केस बनेगा। अब वो बात नहीं रही। अगर आप उनको ताने मारेंगे ना, कहेंगे कि तुम गरीब घराने के हो, तुम इस घर के लायक नहीं हो, तुम्हारे पिता ने वादा करके अपने वादा को पूरा नहीं किया, ये गाड़ी नहीं दिया, वो गाड़ी नहीं दिया, इस तरह से अगर आप टॉर्चर करते हैं ना तो समझ लीजिए नपिएगा दौरी डेथ के अंदर और सड़ते रहिएगा जेल में। फ्रेंड्स, ये कितनी गलत बात है आप भी सोचिए। एक रिपोर्टेड न्यूज़ हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्टेड न्यूज़ है कि 2020 के अंदर 7,000 महिलाओं को उनके ससुराल वालों के द्वारा यूं ही मार दिया गया दहेज के कारण। अब आप ही समझिए दुनिया कहाँ जाने की बात कर रही है और हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीज़न को किस नज़रिए से देखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अब तक हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।